हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स पर, जहाँ पर आप हर मूवीज का शॉर्ट रिव्यू और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है 1988 बांग्लादेश बॉर्डर 21 अक्टूबर, जहां पर एक फौजी की आर्मी ट्रक वहां पर खड़ी थी और उसमें बम लगा गया था, जिसके कारणों से वहां पर जितने भी फौजी थे जो उस ट्रक के अंदर वो उनकी मौत हो जाती है। लेकिन वहां पर एक फौजी जो होता है वो सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हाई डिपार्टमेंट के पास, जहां पर दिखाया जाता है वहां पर आर्मी ऑफिसर के हेड और पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ अंतराल बात चल रही थी इस घटने को लेकर। और वहाँ पर जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पता लगा था वो जो एक आदमी सरवाइव किया है उसका नाम शुभेंदु मुखर्जी है। और वहाँ पर पुलिस बताता है कि वो अब बांग्लादेश टेररिस्ट के साथ मिल गया है। लेकिन वहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर के हेड होते हैं वो बोलते हैं कि वो कोई बांग्लादेश के टेररिस्ट के साथ नहीं मिला हुआ है, हम लोग उन्हें आर्टिलरी यूनिट से चुना गया था, अब वो कोई टेररिस्ट नहीं है। देखते ही देखते नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है कि अंधेरे कमरे पर, जहाँ पर दिखाया जाता है कि आदमी को उल्टा लटक दिया गया है। प्रोफेशन वाइज वो एक रिपोर्टर है, ये सब काम किया है। वो उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब कि वो रिपोर्टर जो है वो पैसा लेकर कुछ गलत खबर छापता है कि जैसे कि शुभेंदु मुखर्जी बांग्लादेश टेररिस्ट के साथ मिल गया है, वो एक देशद्रोही है, ऐसे ही कुछ। और वो उससे बदला लेना चाहता है। वो बोलता है कि ये सब करने के लिए तुमने किसने बोला। वो देखते ही देखते वो बोलता है कि ये सब करने के लिए मुझे 3 लोगों ने पैसा दिया है, जिनमें से एक का नाम है प्रदीप और दूसरे का नाम है शाश्वत और तीसरे का नाम है बलवंत। ये बताने के बाद वो उस रिपोर्टर को छोड़ देता है, मतलब कि वो ही अंधेरे कमरे पर बाहर निकलने नहीं देता। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है 2018 कोलकाता को, जहां पर दिखाया जाता है रेलवे स्टेशन के अंडरग्राउंड के पास। वहां पर एक आईबी टीम को ऑफिसर को कुछ बुरी तरीके से मारते हैं। और वहां पर जो लोग उसे मारते हैं वो उसे पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया और क्या करने के लिए आया और तुम्हारा मकसद क्या है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। और उसके साथ उसका फ्रेंड, मतलब कि जो पार्टनर है वो भी था, उसका नाम होता है सोमा। जब तक कि वो लोग उसे मार चुके होते और इससे ही मारने वाले थे, ठीक उसी टाइम उनका एक कॉल आता है और पुलिस उनके ऊपर एकदम से चार्ज कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आईबी टीम और उसका फ्रेंड होता है सोमा, जबकि उसका मौत हो चुकी है। और यहाँ से अपना होश आता है, वो उस सितारा को पूछता है जो कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर। वो उसे पूछता है कि हमारे यहाँ पर जो होता है कैप्चर का टेकअप तुमने किसे भेजा। वो बोलता है कि ये टेकअप हमने नहीं, मतलब कि देसाई, सीबीआई और स्टेट पुलिस को भी पता लग चुका है। मैं यहाँ पर जो मुखर्जी वो एकदम से टेंशन हो जाता है। वो बोलता है कि ये सारी बात मैं बोल गया। और यहाँ पर जो सितारा होती है वो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को एक कॉल आया और तुम्हारे माँ ने आधी दुनिया को ही बता दी। यहाँ पर से हम व्यूज को लगता है कि जो शुभेंदु मुखर्जी की जो माँ है वो एक हाई डिपार्टमेंट की कुछ पुलिस अफसर होगी, इस या उसके पास कुछ पावर होगा। यहाँ पर मुखर्जी सितारा से पूछता है कि वो मेरे माँ को क्यों कॉल किया, मतलब कि उसका मकसद क्या है। लेकिन सितारा बताता है कि हम कॉल अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए और कॉल का कुछ भी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर मुखर्जी के फ्रेंड जो सोमा होता है उसे नहीं बचा पाते। दरअसल इसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। कुछ समय के बाद मुखर्जी को एक स्ट्रेंजर पर्सन से कॉल आता है। ये हमारे लिए तो स्ट्रेंजर पर्सन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीन मुखर्जी को ऐसा नहीं लगता। वो मुखर्जी को पूछता है आर यू हॉट, लेकिन मुखर्जी जवाब में देता है नो आई एम ऑल राइट। और वो बोलता है कि आप डरिए मत, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ से हम पता लगा चुके हैं मुखर्जी उससे पहले से ही जानता है। यहाँ पर जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है वो बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और तुमने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया होगा। लेकिन जवाब में जो मुखर्जी है वो बोलता है कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर, मेरे टीम के ऊपर भरोसा नहीं है। इसीलिए रेस्क्यू करने के लिए वो तुम्हें उन्हें करना चाहिए था, बल्कि मेरे माँ को नहीं। और वो स्ट्रेंजर पर्सन बोलता है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट या कोई भी आईबी ऑफिसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे माँ को कॉल किया और वहाँ का लोकेशन भेजा। अब हमें कोई भी गलत कदम नहीं लेना चाहिए। और मुखर्जी बोलता है हाँ, अभी हमें कोई भी गलत कदम नहीं लेना चाहिए क्योंकि अब द मामला एकदम हॉट है। यहाँ पर मुखर्जी गुस्से होकर बोलता है कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि इसकी वजह से हमने हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर को हमने खो दिया, जबकि उन्होंने सोमा को खो चुके हैं। वो मुखर्जी बोलता है कि अब हमें ये फेक मनी कंसाइनमेंट को हमें रोकना होगा और आरआईएस को मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा। और आरआईएस कौन है, कौन मनी कंसाइनमेंट करता है, ये तो हमें अगले सीन में ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फुटबॉल कोच को, वो 2 लड़कियों की बात करता है जिसका वो फुटबॉल में सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो इससे लगता है कि उसके बाद से, मतलब कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है और उसके बाद उसका फुटबॉल में सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन वो लड़की एकदम से डर जाती है और जब वो उसे छूने की कोशिश करता है वो अपने हाथों में एक लोहे का कुछ लेता है और उस मार के उसे मुंह का तोड़ देता है और उसका एक वीडियो बनाता है। वो बोलता है कि तुम अगले दिन अपना रिजिग्नेशन लेटर दोगे और यहाँ पर फुटबॉल कोच से अपने आप को हटाओगे और ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ये सारे वीडियो में पुलिस को दिखा दूंगा। जब वो ये सब काम करके जब वो लड़की घर लौटती है और वहाँ पर दरवाजे की आवाज़ से उसके फादर को पता लग चुका होता है। मतलब कि यहाँ पर हम देख चुके हैं जो मुखर्जी को जिस आदमी ने कॉल किया वो इस लड़की का फादर है। वो उससे पहचान लेता है मतलब उसकी बेटी को, वो अब बाहर से अब अंदर आई है, मतलब कि वो सोने का नाटक कर रही है और फादर डॉक्टर के बीच यहाँ पर कुछ बात होती है। स्टेशन शिफ्ट होता है आईबी डिपार्टमेंट के पास जहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ के जो हेड होते हैं वहाँ पर उन्हें यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल किया है मतलब कि मुखर्जी के लिए। और यहाँ पर वो हिमांचल से पूछते हैं जो कि इनका टीम का जो लीड होता है, उससे पूछते हैं कि जो स्टेट मिनिस्टर को मुखर्जी के बारे में कैसे पता चला। और हिमांचल बोलता है मुखर्जी फैमिली इज वेल कनेक्टेड टू द होम मिनिस्टर, इसीलिए मुखर्जी के बारे में उन्हें पता चल गया। कुछ समय के बाद मुखर्जी को बुलाया जाता है और मुखर्जी बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ और इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों कर रहा है मुझे ये सब के बारे में वो पता चल गया है। वो बोलता है कि एक क्लाइंट का नाम जिसका नाम नॉर्मन आर्यन है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, मतलब कि मेन विलन रोल प्ले करता है। दरअसल वो ब्लैक में जो व्हाइट मनी को ब्लैक में कन्वर्ट करता है और वो बहुत फेक कंसाइनमेंट मनी ट्रांजेक्शन करता है। यहाँ के हेड डिपार्टमेंट उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला और मुखर्जी बोलता है कि नॉर्मन आर्यन के पास मेरा एक आदमी काम कर रहा है और वो सालों से हमें कुछ यूनिट पास करता है, मतलब कि कुछ इंटेल पास करता है और वो उसका दो फेक कंसाइनमेंट इंडिया से बाहर जाने वाला था, मतलब कि एक जो हिस्सा था वो कोलकाता से बाहर जाने वाला था जबकि मैंने उसके ऊपर काम किया था लेकिन उसमें मैं पकड़ा गया और उसका जो अगला टारगेट है वो और एक हिस्सा है। जबकि कुछ ही दिनों के अंदर वो एक बहुत बड़ा डील, मतलब कि बहुत बड़ा फेक कंसाइनमेंट मनी वो कोलकाता से बाहर निकलने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे रोक सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे इस केस में मत निकालिए। मतलब कि उसकी जो हालत है उसके लिए उसको देखकर वो उसे इस केस से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मुखर्जी है वो लेकिन इस केस से वेल कनेक्टेड होना चाहता है। वो सारे मीटिंग एंड करके बाहर आता है, हिमांचल को एक पर्सन से कॉल आता है जिसका नाम है चोपड़ा। अब ये चोपड़ा कौन है वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। वो कॉल में बोलता है कि तुम मुखर्जी को इस केस से दूर रखो क्योंकि उसका बैकग्राउंड तो तुम्हें पता ही होगा और उसका फादर का आर्मी रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ से हम पता लगा चुके हैं कि जो मुखर्जी है उसका जो फादर है कुछ गलत काम करते होंगे, इसलिए वो उसे ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए वो उसे केस से दूर रखना चाहते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं मुखर्जी की माँ पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुकी होती है और उनका नाम होता है परोमिता। वो मुखर्जी को देखकर एकदम पैनिक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं और मुखर्जी उन्हें एक सवाल पूछता है, माँ तुम्हें कॉल किसने किया और कितने बजे किया और क्यों किया। वो बोलता है कि मुझे कॉल एक स्ट्रेंजर पर्सन ने किया था, मुझे कुछ 9:30 बजे के आसपास कॉल किया था और मुझे वो वहाँ का लोकेशन और पिन बता दिया और वो बोला कि वहाँ पर यदि तुम जल्दी नहीं पहुँचोगे तो कुछ भी हो सकता है और मुझे कुछ पता नहीं है। और जब वो मुखर्जी ये सब सारे बात सुनकर जब वो लौटता था उसकी माँ उसे पीछे से आवाज़ लगाती है कि वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो पर्सन मुझे पहचानता है क्योंकि उसकी बात करने के एटीट्यूड से मुझे ऐसा ही लगा। और यहाँ पर मुखर्जी एकदम से कुछ अलग ही स्ट्रेंजर में चला जाता है। नेक्स्ट दिन शिफ्ट होता है सोमा के घर पर जहाँ पे सोमा का मौत के कारण से उनका फैमिली एकदम से टूट चुकी है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। और यहाँ पर ये सब देखकर मतलब कि मुखर्जी एकदम टूट चुका है। मुखर्जी बोलता है कि सोमा की जो छोटी बेटी है वो जब मुझे देखती है मुझे लगता है कि मैं उसके फादर का मौत का कारण मैं हूँ। और यहाँ पर वो सितारा होता है, वो बोलता है कि ये सब तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। कह चुका है कि सितारा और जो मुखर्जी है उनके बीच में कुछ रिलेशन है। वो सोने जाते हैं, उन्हें डिपार्टमेंट से एक कॉल आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो नोमान आर्यन है उसका एक फेक कंसाइनमेंट अभी इंडिया से बाहर जाने वाला है और उनका वहाँ का लोकेशन पता चल चुका है। और बात सुनकर वो उनके लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है लोका के पास, जो लड़के हमें दिखाए गए थे जिसके साथ कोच ने कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, वो अब फुटबॉल खेलने के लिए बाहर चुकी थी। ओके, और वहाँ उसके फादर भी जा चुके थे और वो देखते हैं कि वो अच्छा खेलता है, लेकिन खेलते हुए वो उसके फादर के पास कुछ डेंजर पर्सन आ जाते हैं और उनके एकदम गर्दन पे कोई सुई लगा देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और उनके या नहीं बच पाते वो तो हमें अगले सीन में दिखाया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है मुखर्जी के पास जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो नोमान आर्यन का जो फेक कंसाइनमेंट मनी है वो उसे ट्रैक कर लेते हैं। और फिर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो 2 देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।